आज हम जिस मुल्क में रहते हैं उसका नाम हिंदुस्तान है। दोस्तों, हिंदुस्तान में मुसलमान के होने का सबूत तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में भी मिलता है। लेकिन अगर आप इतिहास की किताबों में इस बात को ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुसलमान अपनी शानो शौकत के साथ कब दाखिल हुए, तो आपको सबसे पहला नाम मोहम्मद बिन कासिम का मिलेगा, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम ही अपनी फौज के साथ दाखिल होने वाला हिंदुस्तान में पहला मुस्लिम इंसान था। मोहम्मद बिन कासिम ने सिर्फ 17 साल की उम्र में हिंदुस्तान की सरजमी पर इस्लाम का परचम लहराया था और मोहम्मद बिन कासिम ही वह इंसान था जिसने हिंदुस्तान के लोगों से इस्लाम का परिचय कराया था। यानी कि हिंदुस्तान के लोगों को बताया था कि इस्लाम भी एक धर्म है। उससे पहले हिंदुस्तान के लोग इस धर्म से ज्यादा वाकिफ नहीं हुआ करते थे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर मोहम्मद बिन कासिम कौन थे और आखिर क्या वजह थी कि इतनी कम उम्र के योद्धा को हिंदुस्तान की सरजमी पर हमला करना पड़ा। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि इन्होंने हिंदुस्तान पर जीत हासिल करने के बाद अपनी बाकी जिंदगी कैसे गुजारी और इनकी मौत से रिलेटेड भी कुछ ऐसी दिलचस्प बातें आपको आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं जो यकीनन आपको हैरान कर देंगी। आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए पास में ही बेल आइकन को भी दबा दें और हमारे हौसले अफजाई के लिए हमारी वीडियो को हमेशा लाइक कीजिए ताकि इसी तरह की हिस्टोरिकल और नॉलेजेबल वीडियो का सिलसिला हम जारी रख सकें। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है आज से तकरीबन 1300 साल पहले से। हजरत मोहम्मद बिन कासिम की पैदाइश 694 ईस्वी में ताइफ में हुई थी। आप बनु उमैया के एक मशहूर गवर्नर हुज्जाज बिन यूसुफ के भतीजे थे। आप अभी सिर्फ 5 साल की उम्र के ही हो पाए थे कि आपके वालिद का अचानक इंतकाल हो गया। आप बचपन से ही बहुत होशियार और ज़हीन थे और जंगी मामलात में बहुत ज्यादा आपको सलाहियत थी। आप तालीम हासिल करना चाहते थे लेकिन गरीबी की वजह से आप तालीम हासिल ना कर सके और इसी वजह से आप बहुत ही कम उम्र में फौज में भर्ती हो गए थे। लिहाजा कम उम्र होने के बावजूद भी आप अपनी होशियारी और बहादुरी के बलबूते पर फौज में एक आला मुकाम हासिल किया। दोस्तों, अब बात आती है कि आखिर हिंदुस्तान पर मोहम्मद बिन कासिम ने चढ़ाई क्यों की थी। दोस्तों, ये बात है उस दौर की जब हमारे हिंदुस्तान की सरहद यानी हिंदुस्तान का बॉर्डर उस सिंध में हुआ करता था, जो सिंध आज हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान में मौजूद है। इस सिंध पर उस वक्त 2 लोगों का राज था। आधे सिंध पर राजा दाहिर की हुकूमत थी, वहीं बचे हुए आधे सिंध पर राजा दाहिर के बड़े भाई यानी राजा धरसिया की हुकूमत थी। इन दोनों के बीच लड़ाई उस वक्त शुरू हुई जब राजा दाहिर ने अपने पंडितों और अपने नजूमियों के कहने पर अपनी बहन लाडी से शादी कर ली थी, क्योंकि पंडितों का कहना था कि जो भी लाडी से शादी करेगा तो हुकूमत उसी के पास रहेगी क्योंकि लाडी बड़ी खुशनसीब है। यह बात राजा दाहिर के बड़े भाई राजा धरसिया को बिल्कुल नागवार गुजरी और राजा धरसिया ने गुस्से में आकर एक बड़ी फौज के साथ राजा दाहिर पर हमला किया। राजा दाहिर और राजा धरसिया के बीच जंग होती इससे पहले ही राजा धरसिया को चेचक की बीमारी हो गई है, जिसकी वजह से राजा धरसिया की मौत हो गई और इसी के साथ पूरे सिंध पर राजा दाहिर का कब्जा हो गया और उस वक्त के राजा दाहिर की ही पूरे सिंध पर हुकूमत होने लगी। राजा दाहिर एक बड़ा जालिम बादशाह था जो अपनी रियाया पर बड़ा ही जुल्म किया करता था। एक बार की बात है, लंका के एक गवर्नर ने इराक के मुस्लिम गवर्नर को तोहफे भेजने के लिए एक जहाज को रवाना किया। लंका के ये जहाज में तोपों के साथ साथ कुछ मुस्लिम खवातीन भी थी जो काबे शरीफ के हज के इरादे से निकली थीं। यह जहाज जब सिंध के इलाके से गुजर रहा था तो उसे सिंध की बंदरगाह पर लुटेरों ने इसे अपना निशाना बना लिया। तमाम तोहफे लूट लिए गए और तमाम मुस्लिम खवातीन और मर्द जो भी मौजूद थे सबको कत्ल कर दिया गया। सिर्फ एक शख्स बच सका जो भागकर इराक पहुंचा और उसने इराक के गवर्नर को इस पूरे हादसे की खबर दी। वजह यह थी कि मुसलमान उस वक्त स्पेन जैसे इलाकों में अपने फतेह को आगे बढ़ाने के लिए मशहूर थे और लगातार जीत हासिल कर रहे थे। इसीलिए इराक के गवर्नर यानी हुज्जाज बिन यूसुफ ने इस पूरे हालात को खत के जरिए से निपटना ही बेहतर समझा और उसने सिंध के राजा यानी राजा दाहिर को एक खत लिखा और उस खत में हुज्जाज बिन यूसुफ ने ये लिखा कि हमें जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करें और उन डाकुओं से बदला लें जिन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया है। लिहाजा राजा दाहिर ने हुज्जाज बिन यूसुफ के खत पर अमल करने के बजाय अपना घमंड और अकड़ दिखाई और हुज्जाज बिन यूसुफ की तरफ एक खत रवाना किया जिसमें उसने
उन तमाम चीजों का इनकार कर दिया जिसकी मांग हुज्जाज बिन यूसुफ ने राजा दाहिर से की थी। जब हुज्जाज बिन यूसुफ के पास वह खत पहुंचा तो हुज्जाज बिन यूसुफ गुस्से से पागल हो गया और उसने फौरन जंग करने का ऐलान कर दिया। हुज्जाज बिन यूसुफ अपने भतीजे यानी मोहम्मद बिन कासिम, जिनकी उम्र अभी 17 वर्ष, उनको उस पूरी फौज की सिपह सालारी सौंप दी और उनकी निगरानी में पूरी फौज को हिंदुस्तान की तरफ रवाना किया। जब मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी फौज के साथ हिंदुस्तान पर चढ़ाई की तो राजा दाहिर की वो फौज, जो अपने घमंड में हमेशा चकनाचूर रहती थी, लम्हों भर में ही मोहम्मद बिन कासिम की होशियारी और बहादुरी के सामने ना टिक सकी थी और चंद लम्हों के बाद ही राजा दाहिर की फौज को शिकस्त हासिल हुई और राजा दाहिर भी उस हार में कत्ल कर दिया गया। लिहाजा मोहम्मद बिन कासिम ने चंद लम्हों के अंदर हिंदुस्तान को भी उन देशों की लिस्ट में शामिल कर लिया जिन देशों में इस्लाम का झंडा गाड़ा जा चुका था। उसके बाद हिंदुस्तान में मोहम्मद बिन कासिम ने लगातार एक के बाद एक इलाके को फतह करना शुरू कर दिया। आप लगातार बड़े से बड़े किला फतह करते चले गए और एक वक्त ऐसा आया कि जब पूरे इलाके पर आपका कब्जा हो चुका था। आप तकरीबन सिंध में 4 साल रुके और उन 4 सालों में आपने हुकूमत का एक ऐसा निज़ाम तैयार किया जो आज से पहले के लोगों ने कभी नहीं देखा था। आप लोगों के दरमियान बहुत ज़्यादा मशहूर हो गए थे। मुस्लिम और गैर मुस्लिम हर बंदा आपको बहुत इज्जत दिया करता था, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम के बारे में ये मशहूर था कि आपका अखलाक हद से ज्यादा अच्छा था। आप जिससे भी एक बार मिलते थे वह आपका दीवाना हो जाता था। आप अमीर और गरीब हर एक से बराबरी के साथ मिला करते थे। जिस दिन मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर पहली बार फतह हासिल की, उसके अगले ही दिन मोहम्मद बिन कासिम ने यह ऐलान करवा दिया था कि जो शख्स भी अपने मजहब पर कायम रहना चाहता है उसको अपने मजहब के तौर तरीके अपनाने की पूरी आज़ादी होगी। यहाँ किसी तरह की कोई भी पाबंदी नहीं की जाएगी। अब बात आती है मोहम्मद बिन कासिम के वफात के बारे में। आखिर आपकी वफात कैसे हुई? दोस्तों, आपको जानकर यकीनन हैरानी होगी, लेकिन यह सच्चाई है कि जिस शख्स ने इतनी कम उम्र में इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया यानी सिंध को फतह किया, वह शख्स सिर्फ और सिर्फ 20 साल की उम्र में ही अपनी मौत से हार गया था। यानी मोहम्मद बिन कासिम का इंतकाल सिर्फ 20 साल की उम्र में ही हो गया था। हाँ, ये सच्चाई है कि आप किसी भी मैदान जंग में शहीद नहीं हुए थे, बल्कि आपकी मौत के बारे में इतिहासकारों ने अलग अलग बातें लिखी है। लेकिन तमाम इतिहासकार और मुअर्रिखीन एक बात पर मुत्तफिक हैं कि आपको कत्ल करने वाला कोई दुश्मन नहीं बल्कि खुद मुसलमानों का हुक्मरान था। दोस्तों, वैसे तो मोहम्मद बिन कासिम की मौत से रिलेटेड अलग अलग रिवायतें मिलती हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा मशहूर है वह यही है कि जब 714 ईस्वी को हुज्जाज बिन यूसुफ का इंतकाल हुआ और उसकी जगह पर सुलेमान बिन अब्दुल मलिक गद्दी नशीन हुआ था, तो वजह यही थी कि सलमान बिन अब्दुल मलिक हुज्जाज बिन यूसुफ से नफरत करता था। लिहाजा उसने तख्त पर बैठते ही उन तमाम लोगों को कैद करना और कत्ल करना शुरू करवा दिया जो भी हुज्जाज बिन यूसुफ के करीब हुआ करते थे। दोस्तों, बचे यही थे कि मोहम्मद बिन कासिम भी हुज्जाज बिन यूसुफ के करीबी थे, क्योंकि वो रिश्तेदारी में आपके भतीजे लगा करते थे और साथ ही साथ हुज्जाज बिन यूसुफ के दामाद भी थे। लिहाजा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने बैठते ही फौरन यह आर्डर जारी किया कि मोहम्मद बिन कासिम को सिंध से वापस बुला लिया जाए। आपको वापस बुलाकर कैद करवा दिया गया और उस कैद में ही आपके ऊपर इतने ज्यादा जुल्म ढाए गए कि उसके जुल्म की वजह से ही आपकी वफात हो गई। दोस्तों, इतनी कम उम्र में वफात पाने वाला इंसान भी आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुसलमानों की नज़र में एक हीरो से कम नहीं है। आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।